नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है पर्यावरण का बेसिक डोज 2। इसमें हम पर्यावरण की बेसिक जानकारियों से आपको अवगत कराते हैं। यह जानकारियां बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों से मैनेज की गई हैं और ये हर शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए आवश्यक हैं और कई बार इनमें से आवश्यक जानकारियां मिल जाती हैं। तो पर्यावरण के बेसिक डोज 2 में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ज़रूरी तथ्य जिन्हें आप सबको जानना जरूरी है। यह मिलेनियस क्वेश्चन है, इसमें कई तरह के प्रश्न हैं, किसी एक टॉपिक से नहीं बने हैं, इसे भी जानें। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव ने सबसे पहले किस पशु से मित्रता की थी? तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते से मित्रता की थी। तो कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था और कुत्ता मानव का शिकार करने में सहयोग करता था। जब मानव आदिवासी था और जंगलों में रहता था तो शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था, तो कुत्ते से पहले उसने दोस्ती की और शिकार करने में कुत्ता उसकी मदद करता था। सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तो तांबा सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी। जी हाँ, तांबा सबसे पहली धातु थी जिसे खोजा गया। आइए हम शुरू करते हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद की टॉपिक थी पर्यावरण के दृष्टिकोण से खेल, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं। तो हमारे परिवेश में जो खेल खेले जाते हैं जैसे रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, गेंद, तड़ी कुश्ती, रस्साकसी, टच एंड पास, घेरे में टप्पा, खो खो, कबड्डी आदि स्थानीय खेल है जो हमारे परिवेश में अक्सर खेले जाते हैं। तो खेल दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक होता है इंडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम। इंडोर गेम किसे कहते हैं भाई? इसका अर्थ है घर के अंदर जब किसी बड़े कैंपस में या बड़े कमरे में, बड़े हॉल के अंदर जब इसे खेला जाता है तो ऐसे खेल इंडोर गेम कहलाते हैं। जैसे आपने शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि खेल खेला है तो वह शतरंज बैठ के दो लोग खेल लेते हैं। लूडो आपने खेला होगा। ये सब इंडोर गेम है जिसमें आपको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे या किसी एक कमरे के अंदर खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, है ना। जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जहां आप कमरे से बाहर निकल के खेलते हैं तो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। आउटडोर गेम्स में आपका श्रम अधिक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आउटडोर गेम्स अच्छे होते हैं क्योंकि ये खुले वातावरण में खेले जाते हैं, उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। जबकि इंडोर गेम्स कैसे खेले जाते हैं? इंडोर गेम्स शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, है ना। बैडमिंटन, टेबल टेनिस आप इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेल सकते हैं। जी हाँ, आइए इन्हें भी जानें। मेजर ध्यानचंद, पूर्व कप्तान हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आपके नेतृत्व में मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो कई बार ओलंपिक में भारत ने मेजर ध्यानचंद के दम पर स्वर्ण पदक जीता था और भारत का हॉकी में परचम लहराता था। तो उन्हीं की याद में उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद। पीवी सिंधु क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं। सुशील कुमार, जिनको लेकर के आजकल के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, भारतीय कुश्ती एक से जुड़े हुए हैं, एक पहलवान थे। मिताली राज कौन है? मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। एक नाम आता है अजय ठाकुर का। एक इसके भाई भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। भारतीय कबड्डी टीम को इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था। सुप्रिया कप्तान है राष्ट्रीय खो खो टीम की। राष्ट्रीय खो खो टीम की कप्तान है सुप्रिया। एक खेल से जुड़े हुई कुछ शख्सियतें थीं। आइए कुछ और शख्सियतों से रूबरू होते हैं। यह जो आपको सुधा चंद्रन किस क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं? सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया। आर्टिफिशियल पैर लगाकर भी वह नृत्य कर करके प्रसिद्धि पाई। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों से जुड़ी हुई चीज़ें ली गई हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्रन विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने भरतनाट्यम में प्रसिद्धि पाई। रविंद्र जैन,
है ना। काले रंग का चश्मा लगाए हुए रविंद्र जैन अक्सर आपको दिखाई दे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया और संगीत के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए। तो रविंद्र जैन एक म्यूजिशियन है, इन्होंने संगीत देने का काम किया है। देखिए ये लोग ऐसे हैं जो कि विकलांग होने के बाद, दिव्यांग होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शरत गायकवाड़, इनका एक हाथ खराब है लेकिन इन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। शरत गायकवाड़। तो आपसे सीधे सीधे पूछ जाता कि सुधा चंद्रन किससे जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से हैं। रविंद्र जैन क्या है? आँखों से न दिखाई देने के बावजूद उन्होंने बहुत शानदार संगीत दिए हैं। शरत गायकवाड़ का हाथ ही खराब हो लेकिन उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अब आइए कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। मलेरिया एक बीमारी है। यह रोग मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नर मच्छर कभी भी आदमी को नहीं काटता। नर मच्छर फूलों और पंखड़ियों का रस चूस करके अपना जीवन यापन करता है। जब भी किसी व्यक्ति को काटता तो मादा जाति की मच्छर काटती है। तब एनीफिलीज जाति की मादा मच्छर काटती है तो मलेरिया रोग होता है। इस परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। जो मच्छर है एक परजीवी को मनुष्य के शरीर में जब काटते समय उसके लार के साथ चला जाता है। इसके बाद रोगी को कपकपी के साथ, सिर दर्द के साथ बुखार आता है। तो यह मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवाई बना करके मलेरिया के उपचार में दिया जाता है। आइए बात करते हैं कि मलेरिया से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात है कि मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों को पनपने से रोकें। अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। मच्छरदानी का उपयोग करें और ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर के अधिकांश भाग को ढक सकें। रोगी की डॉक्टर से जांच कराई जाए। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि कुनैन किस वृक्ष से मिलता है। कुनैन मलेरिया की दवा जो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। इस औषधि का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसी तरह एक बहुत चर्चित बुखार है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार भी मच्छर के काटने से होता है लेकिन यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू का मच्छर, ये जो एडीज मच्छर अक्सर दिन में काटता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यह मच्छर हमारे घर के आसपास साफ और रुके पानी में पनपता है। साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं, ये साफ पानी में पनपने से, कूलर में हो गया, फ्रिज में हो गया, गमले में हो गया, है ना। तो ये मच्छर पनपता है और ये काटता जब है तो डेंगू नामक बुखार हो जाता है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार हो जाता है और शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। तो इससे कैसे बचाव करेंगे भाई डेंगू से? अपने घर के आसपास अनावश्यक पानी एकत्र न होने दें क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होते हैं। कूलर, पक्षियों, जानवरों के पीने के पानी के बर्तन, फूलदान आदि का पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके ज़रूर उसे समाप्त करें ताकि उसके अंडे नष्ट हो जाएं। पूरी बाँह वाले कपड़े पहनने चाहिए, शरीर का अधिकांश भाग ढका रहे। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। उपचार क्या है भाई इसका? रोगी को दर्द और बुखार कम करने की दवा स्वयं नहीं लेनी चाहिए। दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से दवा का प्रयोग करना चाहिए। चिकनगुनिया क्या है भाई? यह विषाणु या वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू भी फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। यह रोगी को जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार होता है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, थकान, जोड़ों में सूजन, शरीर पर चकत्ते आदि हो जाते हैं। बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी एकत्र न होने दें। समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करें तो आप इन रोगों से बच सकते हैं। आइए पीने के पानी के सही तरीकों पर निशान लगाते हैं। खुले कुएं का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? खुले कुएं का पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि खुले कुएं में तमाम गंदगियां जाती हैं। घड़े से पानी निकालते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? घड़े से पानी निकालते समय आपके नाखूनों की उंगलियां उसमें डूबनी नहीं चाहिए। घर और स्कूल में पीने के पानी का संग्रह किस तरह से करना चाहिए? ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पीने का पानी योग्य कैसे बनाते हैं? पीने के पानी को योग्य बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पानी को उबाल करके ठंडा करके छानना चाहिए जिससे उसके सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। शहरों और कस्बों में पीने का पानी बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में संग्रह किया जाता है। फिर पानी में ब्लीचिंग पाउडर, है ना, डाला जाता है, सप्लाई किया जाता है जिससे पानी के अंदर जो वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, जो रोगाणु हैं वो मर जाते हैं। पानी को शुद्ध करके सप्लाई किया जाता है। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें लाल दवा मिलाई जाती है। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि लाल दवा का फुल फॉर्म क्या है या उसका सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लाल दवा कहते हैं।
थोड़ी सी लाल दवा बाल्टी भर पानी में घोल करके कुएं में डाल दिया जाता था, जिससे कुएं के पानी के अंदर जो हानिकारक वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया होते थे सब मर जाते थे और पानी पीने के योग्य हो जाता है। जिस तरह वर्षा का जल मिट्टी की परतों से छनकर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह दूषित पानी को छानकर प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए दे, कुएं के पानी में लाल दवा जिसका फार्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट डालकर शुद्ध किया जाता है। अब बड़ी बड़ी टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डाल करके पानी को शुद्ध किया जाता है। आइए बात करते हैं दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग, है ना। तो अगर पानी आपका गंदा है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर आपका दूषित जल पीते हैं तो आपको पेचिश पड़ सकती है, अमीबा के द्वारा होता है। अतिसार हो सकता है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड हो सकता है आपको, जिसको मियादी ज्वर कहते हैं, या जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पीलिया आपको हो सकता है गंदा पानी पीने से, जो कि वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु द्वारा होता है। और हैजा आपको हो सकता है गंदा पानी पिएंगे तो आपको हैजा की बीमारी हो सकती है, जो कि जीवाणु के द्वारा होती है। आप जरूर रूप से इसको ध्यान रखिएगा कि दूषित जल पीने से ये रोग हो सकते हैं, पेचिश, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। और अगर पानी कहीं इकट्ठा है तो एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। एकत्रित जल में जो मच्छर हैं तो एडीज मच्छर, एनीफिलीज आदि मच्छर ये होते हैं, इनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों के ये वाहक होते हैं। अब आइए हम पौधों से कुछ जुड़े हुए तथ्यों को जान लेते हैं। इनको आप सीधे एक लाइन में, वन लाइनर की तरह आपको याद रखना है। मूलांकुर तथा प्रांकुर। मूलांकुर से किसी पौधे की जड़ बनती है तथा प्रांकुर से तना बनता है। रेडिकल से जड़ बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना, मूलांकुर से मूल यानी जड़ बनेगा और प्रांकुर से बनता है तना। पौधों में पोषण दो प्रकार के पौधे होते हैं, स्वपोषी पौधे और परपोषी पौधे। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे भरे पेड़ जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी पौधे पर अपना जो है रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह जो है परपोषी पौधे कहलाते हैं। यह देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, ये पौधे जो है परपोषी पौधे कहलाते हैं। ये सभी पौधे भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। तो परपोषी पौधे कौन हैं? जो भोजन के लिए पेड़ पौधे अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह पौधे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। आइए हम बात करते हैं पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है। पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया। पौधे की पत्तियों, विशेषकर हरे भागों अर्थात उनकी पत्तियों में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को एकत्र करके पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा जड़ द्वारा भूमि से पानी लेते हैं, जल और लवण को अवशोषित करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। यानी पौधे सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं ना। देखिए वो कैसे कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से, जल लेता है सूर्य का प्रकाश, तो पत्तियों में जो पर्णहरित होता है इनको मिलाने के बाद पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेता है, जल किसी भी पौधे का जड़ जो है जल सोख लेता है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है और पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। यह मिल करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे उनका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसलिए पेड़ पौधों को लगाने की वकालत की जाती है। जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं ना तब अपना ऑक्सीजन मुक्त देते हैं। कई लोगों को भ्रम रहता है कि ऐसे ही अपना ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं तो उस समय भी वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन भोजन बनाने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर ले जाते हैं और वातावरण से और भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जितना वो छोड़ते हैं उससे कई गुना इस्तेमाल करते हैं और बहुत काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकाल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। कई बार फोटोसिंथेसिस भी पूछ देता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है ना।
यह अघुलनशील मंड स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध रखती है, ठीक ना। अच्छा, पौधों की पत्तियों से अतिरिक्त जब बाहर निकलता रहता है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम शोषण करते हैं उसी तरह पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। पौधों में भोजन की अन्य विधियाँ। बरसात के दिनों में अपने गोबर और कूड़े की ढेर पर वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। बड़े बड़े वृक्ष की तनों शाखाओं पर पत्तियों से लिपटी रस्सीनुमा संरचना है। सोचिए, इनमें न तो पत्तियां रहती हैं, न ही क्लोरोफिल। ये कैसे जीवित रहते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जी हाँ, आपने कुकुरमुत्ता शब्द सुना होगा, है ना। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह भोजन मृत व सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। तो कुकुरमुत्ता एक प्रकार का मृतोपजीवी है, ध्यान दीजिएगा। कुछ पौधे जैसे परजीवी होते हैं, जो दूसरे किसी पेड़ के शाखा में अपनी जड़ें धंसा देती हैं और जब वो पौधा भोजन बनाता है तो उसी भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा एक परजीवी पौधा है, ठीक ना। कुछ पौधे होते हैं जो कि कीट पतंगे खाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि पौधे आखिर कीट पतंगे क्यों खाते हैं? तो जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी रहती है, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वह कीट पतंगों को पकड़कर खा लेते हैं। ये इतने सुंदर होते हैं कि इनकी सुंदरता को देखकर, इनके खूब लालिमा को देख कर के कीट पतंगे आते हैं, इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनके ऊपर बैठते हैं। और जैसे ही बैठते हैं ये अपने जो है ढक्कन को बंद करते हैं। जैसे घटपर्णी का पौधा, है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको बोलते हैं, यह एक जो है कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप। नेफेंथीज भी जो है, इसको घटपर्णी का पौधा, इसको पिचर प्लांट कहते हैं, यह भी जो है कीड़े मकोड़े खाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं? यह कीट पतंगे इसलिए खाते हैं ये पौधे क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती है। अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह जो है कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इन दो पौधों का आपको नाम याद रखना कि वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है भाई? जैसे ही कीड़ा इसके ऊपर बैठता है, इसकी जो है मटर जैसे ढक्कन की तरह इसके ढक्कन बंद हो जाते हैं, कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं, उनकी पत्तियों से निकलने वाला जो पाचक रस इन्हें गला देता है और सीधे कीड़े को ये पचा लेते हैं। ऐसे ही घड़े की नुमा संरचना वाला घटपर्णी पौधा है नेपंथीज, खूब सुंदर सा खिला हुआ, इसमें घड़े के अंदर जाके कीड़ा घुसता है। जैसे कीड़ा इसको सुंदर आकृति देख करके कीड़ा आकर्षित होता है, इसके ऊपर बैठता है और जैसे घड़े के अंदर जाता है इसकी ढक्कन बंद हो जाती है और उसके अंदर जो है पाचक रस निकल करके पचा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण के बेसिक डोज 2 में इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले अंक में पर्यावरण के बेसिक डोज 3 में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक कर लीजिएगा और इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।